छात्रों, आज हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने वाक्य के प्रकार पढ़े, पर वह वाक्य के प्रकार हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े। आज जैसे कि आपको पता है कि वाक्य के प्रकार दो दृष्टियों से किए जाते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, वाक्य यानी क्या। तो वाक्य की परिभाषा ऐसी है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। यानी सार्थक शब्दों का समूह, व्यवस्थित ढंग से सार्थक शब्दों का जो संयोजन किया जाता है उसे कहा जाता है वाक्य। वाक्य के मुख्य घटक होते हैं या अनिवार्य घटक होते हैं कर्ता एवं क्रिया। कर्ता और क्रिया वाक्य में होते ही है, इनके बिना वाक्य नहीं होता है। ये वाक्य के अनिवार्य घटक है। साथ ही साथ विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि भी वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के दो महत्वपूर्ण वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उद्देश्य और एक विधेय। ये हमने इसके पहले के पार्ट में भी पढ़ा है, पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य यानी ही कर्ता, और उद्देश्य के या कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वाक्य का, वह बाकी का बचा हुआ भाग विधेय होता है। तो दो दृष्टियों से वाक्य के भेद या प्रकार किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। इसके पहले के भाग में या इस पहले के वाक्य के प्रकारों के वीडियो में हमने ये पढ़ा है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य। उस साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य का संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य का मिश्र वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। यानी रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है उस पर प्रश्न आता है और वह 1 अंक के लिए होता है। तो सबसे पहला प्रकार जो है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, वह हम पढ़ते हैं। अब जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? सरल वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य लिखते हो तो भी चलता है या साधारण वाक्य लिखते हो तो भी चलता है वो वाक्य का प्रकार। तो जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो उन्हें क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है। यानी जिन जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें कहा जाता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अब उद्देश्य यानी क्या? इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है। उद्देश्य यानी क्या कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है या वाक्य में कार्य करने वाला जो होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब कार्य करने वाला यानी कर्ता, कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। और कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, सूरज उगता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। उद्देश्य यानी जैसे हमने कहा कि कर्ता, अब इसमें उद्देश्य कौन सा है? सूरज। अब सूरज के बारे में क्या कहा गया है? उगता है। यानी एक कर्ता है और एक मुख्य क्रिया है। क्रिया कौन सी है? उगने की है। यानी एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो जिन जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। अब इस वाक्य में सूरज उद्देश्य है तो उगता है विधेय है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, पानी बरस रहा है। अब यहाँ पर पानी उद्देश्य है क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है? पानी के बारे में। और क्रिया कौन सी है? बरसने की है। किस तरह से बताया जा रहा है? बरस रहा है। तो पानी उद्देश्य है और बरस रहा है विधेय है। यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिस वाक्य में होता है वह साधारण वाक्य होता है। तीसरा उदाहरण है, लड़कियां मैदान में खेल रही है। अब इसमें उद्देश्य कौन सा है? लड़कियां, क्योंकि कार्य करने वाली कौन है? लड़कियां। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? मैदान में खेल रही
है। तो लड़कियां है उद्देश्य और मैदान में खेल रही है विधेय है। यानी कर्ता एक ही है। इन तीनों वाक्यों में अगर देखोगे तो एक एक ही कर्ता है और एक ही मुख्य क्रिया है। जैसे पहले वाक्य में सूरज करता है, दूसरे वाक्य में पानी करता है, यानी बरस रही। ये क्रिया अपने आप होने वाली है। जो क्रिया होती है ये अपने आप होती है। और लड़कियां करता है। और विधेय कौन से है? पहले वाक्य में उगता है, दूसरे वाक्य में बरस रहा है और तीसरे वाक्य में मैदान में खेल रही है। तो हमेशा याद रखना है, जिन जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता चलता है। संयुक्त यानी जो जुड़कर आता है, युक्त होकर, साथ में जो युक्त होकर आता है, उस वाक्य को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम पहले देखते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक वो उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द है उनसे जुड़कर आते हैं, उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अब दो वाक्य किन किन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ सकते हैं? देखो, जैसे वह और इस समुच्चय बोधक से जुड़ सकते हैं, या वह, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, सो, इसलिए, ये सारे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इनमें से किसी भी समुच्चय बोधक अव्यय से दो या दो से अधिक उपवाक्य अगर जुड़कर आते हैं तो वह वाक्य का प्रकार कौन सा है? संयुक्त वाक्य। यानी जहाँ वो जुड़कर आए हुए हैं और उन्हें जोड़ने का काम किसने किया है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द ने किया हुआ होता है। तो जैसे संयुक्त वाक्य में कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होता ही है, उनसे ही वह उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं नित्य योगा करता हूँ और प्राणायाम भी। यहाँ पर दो उपवाक्य है। कौन सा है? मैं नित्य योगा करता हूँ, और दूसरा वाक्य उपवाक्य कौन सा है? प्राणायाम भी। और ये दो उपवाक्य किससे जुड़े हुए हैं? और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से अगर जुड़कर आते हैं तो वह संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, समय बहुत खराब है इसलिए सोच समझकर चलना चाहिए। यहाँ पर दो वाक्य है। एक पहला वाक्य है समय बहुत खराब है, और दूसरा वाक्य है सोच समझकर चलना चाहिए। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़ा हुआ है। यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य जब किसी भी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़कर आते हैं तो उस वाक्य को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ये वाक्य भी पहचानने के लिए आसान है। वाक्य का तीसरा प्रकार है जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा एक गौण वाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, पर संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य प्रधान वाक्य या कोई वाक्य उपवाक्य या आश्रित वाक्य नहीं होता है। यानी मिश्र वाक्य में एक वाक्य होता है प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य, और दूसरा वाक्य होता है आश्रित या मुख्य वाक्य पर आधारित उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता है। दोनों उपवाक्य या दो से अधिक उपवाक्य एक जैसे महत्वपूर्ण होते हैं। कोई प्रधान या कोई आश्रित उपवाक्य वहाँ पर नहीं होता है, पर वहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं। पर मिश्र वाक्य में फ़र्क क्या है? मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, पर एक वाक्य उसमें मुख्य वाक्य होता है या प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा वाक्य उस पर आधारित या आश्रित वाक्य होता है। तो किसी भी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा, ये क्या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे मालिक ने कहा कि कल भी छुट्टी रहेगी। यहाँ पर दो वाक्य है, मालिक ने कहा और दूसरा कौन सा है? कल भी छुट्टी रहेगी। हिरन ही ऐसा वन्य पशु है जो तेज छलांगे लगाता है। इस तरह से जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित या आधारित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो
छात्रों, आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 हैं। साधारण या सरल वाक्य पहला प्रकार, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तो इसी रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उन पर मैं कुछ प्रश्न आपको देती हूँ। तो इन वाक्यों को पढ़कर रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है उनमें से किस भेद के ये वाक्य है ये आपको लिखना है। तो यह कृति आपको अपने नोटबुक में करनी है। आशा करती हूँ आपको रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार है वह अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।